में हम जानते हैं बहुत बड़ी घटना हुई और वो घटना थी 23 मार्च को अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको ब्रिटिशों ने फांसी पर चढ़ाया। साथियों, भगत सिंह के कॉमरेड शिव वर्मा जी जो उनके बहुत ही नजदीक के उनके दोस्त थे, उनके साथी थे, उन्होंने भगत सिंह का जो पूरा लेखन एक साथ में किया और सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ भगत सिंह के रूप में उसको प्रकाशित किया। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह फांसी जाने के 2 महीने पहले टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स यानी नौजवानों से उन्होंने जो एक आह्वान किया है, उसमें भगत सिंह क्लियरली कहते हैं कि लॉर्ड इरविन की जगह पुरुषोत्तम ठाकुरदास का अगर आजादी के बाद में राज आएगा तो इस देश के मजदूर किसानों को कोई लाभ उसका कभी भी नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने ये बहुत स्पष्ट नारा दिया था कि इस देश में आजादी के बाद मजदूर किसानों का राज आना चाहिए। उसने समाजवादी व्यवस्था उसको प्रस्थापित करना चाहिए और आगे चल के भगत सिंह ने उसी दस्तावेज में लिखा कि ये करने वाली एक ही पार्टी भारत में है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ये भी भगत सिंह ने अपने आखिरी दस्तावेज के अंदर उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा था। इसका मतलब साथियों ये है कि भगत सिंह और उनके साथी मार्क्स और लेनिन को मानते थे, कम्युनिज्म को मानते थे, समाजवाद को मानते थे, कम्युनिस्ट पार्टी को भी मानते थे, लेकिन हालांकि आखिर के 3-4 साल वो जेल में रहे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर नहीं बन सके क्योंकि वो जेल में थे, लेकिन विचार से पूरी तरीके से ये सब लोग कम्युनिस्ट थे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। साथियों, इसके अंदर एक बात की जिक्र करनी चाहिए कि भगत सिंह के जो सहकारी, जो साथी अंडमान के जेल के अंदर कई साल रहे, उनमें से कई भगत सिंह के साथी जेल से छूटने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक हुए। उनमें से एक थे अजय घोष जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने, उनमें से थे कॉमरेड शिव वर्मा, उनमें से थे कॉमरेड पंडित किशोरी लाल। ऐसे कई लोग ये बाद में जेल से छूटने के बाद भगत सिंह के साथी ये सब कम्युनिस्ट पार्टी में आए। मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि गदर पार्टी के भी जो कई बहुत ही जबरदस्त नेता, वो सब पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शरीक हुए। सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो आजाद हिंद फौज है, और उस आजाद हिंद फौज के भी कई नेता उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शरीक हुए और उनका एक नाम तो हम सब जानते हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये कैप्टन ये अपने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट उसकी कप्तान थी, वो अपने कैप्टन लक्ष्मी सहगल ये भी कम्युनिस्ट पार्टी में आ गई। तो हर क्षेत्र के अंदर जो सभी देशभक्त थे वो यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी में आए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कई नेता, कॉमरेड ईएमएस नंबूद्रिपाद, कॉमरेड एके गोपालन, इन्होंने तो पूरी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को ही कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर रूपांतरित किया। तो कहने का मतलब यह है कि आजादी के संग्राम में ये सब लोग जो देश के अंदर आजादी भी चाहते थे, स्वतंत्रता भी चाहते थे और समाजवाद भी चाहते थे, ऐसे कई धाराओं के लोग ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आकर मिल गए। ये बात हमारे लिए बहुत ही अभिमान की बात है, हमारे लिए बहुत ही नाज की बात है। साथियों, इसके बाद 1936 में, उसके पहले 1935 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का 7वां सम्मेलन हुआ मॉस्को के अंदर। तब हिटलर का खतरा सामने और ये फैसिज्म के खतरे के खिलाफ ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की 7वीं कांग्रेस ने, जिसके अंदर जनरल सेक्रेटरी थे एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड जॉर्जी डिमिट्रो, तो उन्होंने
ये जो संयुक्त मोर्चे के रूप में जो उनका रिपोर्ट पेश किया यूनाइटेड फ्रंट, उसके अंदर कॉल दिया कि ये फैसिज्म के खिलाफ दुनिया के सभी जनवाद को मानने वाली ताकतें, सभी प्रगतिशील ताकतें, इनको इकट्ठा करने का काम कम्युनिस्ट पार्टियों ने अलग अलग देशों में करना चाहिए। और उसके बाद ये 1935 के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कांग्रेस के बाद दत्त ब्रैडली थीसिस नाम का एक दस्तावेज ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेताओं ने लिखा। और उसके बाद भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन ने ये पूरे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ और ज्यादा करीबी से जुड़ने का ये निर्णय लिया और उससे बहुत बड़ा मदद हुआ कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों तक पहुंचने के लिए। और इसलिए ये पूरे कांग्रेस का आंदोलन उसके साथ जुड़कर हमारा जो अलगता था, हमारे जो अलग विचार थे, वो तो हमने अलग रखे ही, लेकिन जनता के आंदोलन में सभी को साथ में लेकर संयुक्त मोर्चे के ये सिद्धांत को आगे लेके जाने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ने 1935 के बाद हमारे भारत देश के अंदर बहुत ही कामयाबी के साथ किया। और उसका नतीजा ये हुआ 1936 साल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल है कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में, क्योंकि इस 1936 में तीन बहुत बड़े जाने माने संगठन, जन संगठन को निर्माण किया गया। उनमें से 1936 में पहला संगठन था अखिल भारतीय किसान सभा, किसानों का संगठन, लखनऊ में स्थापन हुआ 11 अप्रैल को 1936। उसके बाद यानी वो किसानों को लामबंद करने के लिए पूरे देश भर में अगस्त में 12 अगस्त 1936 ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी छात्रों का संगठन पूरे देश का वो स्थापन हुआ। और साथ में और एक संगठन स्थापन हुआ और वो था, उसका नाम प्रगतिशील लेखक संघ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ये स्थापन हुआ, जिसके पहले सम्मेलन में मुंशी प्रेमचंद और दूसरे कई बड़े लेखक उसके अंदर शरीक हुए थे। उसके कुछ चंद साल बाद 1943 में इप्टा नाम का संगठन, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्थापन किया। उसके अंदर जो एक्टर है, जो उसके अंदर इसके अंदर जो काम करने वाले स्टेज के एक्टर, फिल्म के एक्टर, इनको भी संगठित करने का काम इप्टा के ये संगठन से ये करने का भी काम हुआ। साथियों, किसान संगठन, छात्र संगठन, साहित्यिक और सांस्कृतिक कर्मियों के दो संगठन, इसका बहुत बड़ा असर पूरे देश भर में आज कम्युनिस्ट आंदोलन को और ज्यादा व्यापक रूप से आगे लेके जाने के लिए उसका बहुत जबरदस्त उसका फायदा हुआ। यह आखिरी दो संगठन के बारे में अगर हमने थोड़ा जिक्र किया, साहित्यिक और सांस्कृतिक के बारे में, तो आपको पता चलेगा साथियों, उसके बाद के कई साल तक हमने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया, काजी नजरुल इस्लाम का नाम लिया, लेकिन ऐसे कई लोग थे उस वक्त के, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यिक, बहुत बड़े एक्टर, ये कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ कई साल तक जुड़े हुए थे। उनमें से फैज अहमद फैज एक नाम है, कैफी आजमी एक नाम है, अली सरदार जाफरी ये एक नाम है, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, ऐसे कई नाम आप देखिए, ऐसे कई नाम अगर आप देखेंगे तो ये सब एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे या तो कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ बहुत ही करीबी तरीके से जुड़े हुए थे। बलराज साहनी ये पूरे इसके साथ में जुड़े हुए थे। उनके भाई जिन्होंने ये लिखा बहुत बड़ा उपन्यास ये पार्टीशन के बारे में, भीषम साहनी, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव था
ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मंटो जैसे ये सब बड़े बड़े साहित्यिक ये प्रगतिशील थे, ये वामपंथी आंदोलन के बहुत ही करीबी थे। ये बात हमको आज फिर से याद करने की और लोगों तक लेके जाने की ये बहुत आज जरूरी है। साथियों, हम आगे बढ़े। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत में वो साम्राज्यवादी युद्ध था। उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने ये जंग के खिलाफ लोगों को लामबंद किया, लगातार बहुत बड़ी मुहिम चलाई। उसके अंदर कई कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। 1940 से 42 तक कई हमारे कम्युनिस्ट नेता ये जेल में हुए। 1941 में 22 जून को हिटलर जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला चढ़ाया और ये हमला चढ़ाने के बाद फिर ये दूसरे विश्व युद्ध का स्वरूप जरूर बदला। और ये बदला इसलिए कि जो एकमात्र समाजवादी राष्ट्र था पूरे दुनिया भर में, उसके खिलाफ हिटलर फैसिज्म ने एक बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने ये जो जंग उन्होंने ये किया, तो फिर पूरे दुनिया का कम्युनिस्टों का, सभी प्रगतिशील ताकतों का ये फर्ज बना कि सोवियत यूनियन को बचाना चाहिए, सोवियत यूनियन जीतना चाहिए। क्योंकि अगर सोवियत यूनियन हार जाता था, अगर हिटलर जर्मनी जीतता था, मुसोलिनी और जापान जो अगर जीतता था, पूरे दुनिया के अंदर जनवाद की हत्या होती थी। जैसे यूरोप में हुई, जैसे खुद जर्मनी में हुई, इटली में हुई, जापान में हुई। अगर ये तीन देश जीतते, फैसिस्ट देश जीतते, तो इस पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट कई सालों तक यहां पर रहता। पूरा आजादी खत्म होती, जनवाद खत्म होता और पूरे देश के और दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एक अंधार युग ये पूरे इसके अंदर आ जाता। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि सोवियत यूनियन को मदद करनी चाहिए। एकदम सही बात थी। 1942 में ये जो छोड़ो भारत का आंदोलन की कॉल महात्मा गांधी जी ने दी, उसके बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अलग से भूमिका ली उस वक्त, क्योंकि उस वक्त सोवियत यूनियन, इंग्लैंड और अमेरिका जंग में एक ही जगह में वो लड़ रहे थे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने भूमिका ली कि इसे हमने दूर रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हजारों कम्युनिस्टों ने 1942 के छोड़ो भारत आंदोलन में हिस्सा लिया और उसके 50वीं सालगिरह पर जब 1992 में पार्लियामेंट में मिडनाइट सेशन जब हुआ, तब उस वक्त के राष्ट्रपति जी शंकर दयाल शर्मा जी ने ये बात बहुत क्लियरली उस वक्त पूरे पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के सामने रखी कि ये 1942 के आंदोलन में कम्युनिस्टों ने भी बहुत जबरदस्त योगदान किया। ये देश के राष्ट्रपति जी उस वक्त के शंकर दयाल शर्मा जी ने भी उसका जरूर जिक्र उस वक्त किया था। 1943 में दो बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस यानी पहला सम्मेलन ये मुंबई में मई 1943 में हुआ। उसके अंदर लगभग 136 डेलीगेट थे, लेकिन ये 136 जो प्रतिनिधि थे इनके क्रेडेंशियल फॉर्म लिए गए और ये 136 लोग आए थे ब्रिटिशों का। तो 410 से ऊपर साल ये 136 लोग ये 410 साल कुल मिलाकर ब्रिटिश के जेल में थे। ये बात सामने आई। तो साथियों, इससे बहुत क्लियर होता है कि कम्युनिस्टों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते लड़ते कितना बड़ा योगदान किया, कितने साल जेल में गए। जो मारे गए वो अलग, जो शहीद हुए वो अलग,
लेकिन 410 के ऊपर साल ये सिर्फ पहले पार्टी कांग्रेस में शरीक होते हुए डेलीगेट्सों का ये जेल का लाइफ था। दूसरी बात 1943 में हुई और वो था बंगाल का बहुत बड़ा महाअकाल। ये शुरू हुआ, द ग्रेट फैमिन ऑफ बंगाल, ये 1943 में शुरू हुआ, अगले 2-3 साल चला और उसके अंदर साथियों बहुत ही दुख की बात आज भी कहनी पड़ती है, लाखों की तादाद में हमारे बंगाल के किसान, खेत मजदूर और मजदूर इस बंगाल के अकाल के अंदर मारे गए ब्रिटिश सत्ता के चलते। इस अकाल के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बात जाहिर है ब्रिटिश सरकार उसके लिए जिम्मेदार थी। उनका जो जंग के बारे में जो नीति था वो इस पूरे बंगाल के फैमिन के लिए वो जिम्मेदार था। लेकिन उसके अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल में हजारों हमारे कार्यकर्ताओं ने इस अकाल के चपेट में आए लाखों लोगों का बहुत ही जबरदस्त मदद करने का काम उस वक्त के बंगाल के कम्युनिस्ट आंदोलन में ने किया। ये कभी भी इतिहास में नहीं भूला जाएगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये 1943 के बंगाल फैमिन का हम जरूर जिक्र करना चाहिए। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। सोवियत यूनियन, हम सब जानते हैं कि जिस हिटलर ने वल्गना की थी कि हम 1941 के नवंबर में मॉस्को में हमारी विजयी सेना का सैल्यूट मैं लेने को मॉस्को में आऊंगा, लेकिन 4 साल के जंग के बाद उल्टा हुआ। सोवियत यूनियन की लाल सेना कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में और कॉमरेड जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में पूरे सोवियत जनता के जबरदस्त योगदान के चलते सोवियत की लाल सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में घुसकर आई। 30 अप्रैल को बर्लिन में वो घुसकर आई। हिटलर को पता चला और उनको मालूम चला अभी कुछ बाकी नहीं है, सब खत्म हो गया। और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मारकर उसने आत्महत्या की। और उसके 2 दिन बाद ये जो लाल झंडा है मजदूर किसानों का, ये बर्लिन की राजधानी की संसद की इमारत राइक्सटैग के ऊपर वो लाल झंडा फहराने का काम ये सोवियत यूनियन के लाल सेना के सैनिकों ने वो काम किया। ये सब इतिहास हम जानते हैं। साथियों, इस जंग के अंदर सोवियत यूनियन की जीत के बाद पूरे दुनिया भर में ये जो आजादी के संग्राम थे वो बहुत बड़े पैमाने पर उनके सामने आए। बड़े पैमाने पर बहुत बड़े संघर्ष सामने आए। मजदूरों के बहुत जबरदस्त संघर्ष अलग अलग शहरों में उनके वेतन के बढ़ोतरी के लिए, उनके और दूसरे मांगों के लिए, महंगाई को कम करने के लिए लाखों मजदूर, उनके बहुत बड़े संघर्ष ये 1945 के बाद 1947 तक बहुत बड़े पैमाने पर वो हुए। लेकिन इतिहास में जो संघर्ष लिखे गए हैं वो है किसानों के संघर्ष। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में बहुत बड़े 4-5 संघर्ष ये पूरे हमारे देश में हुए। उसमें से सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा संघर्ष था वो आंध्र प्रदेश में उस वक्त के तेलंगाना का संघर्ष। और जो तेलंगाना पीपल्स आर्म स्ट्रगल जिसको कहते हैं, तेलंगाना की जनता का सशस्त्र संग्राम इसको हम कहते हैं। और ये संघर्ष के दौरान हमारे 4000 कार्यकर्ता मारे गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने और किसान सभा ने तेलंगाना के 3 जिलों के 3000 गांवों को मुक्त कर दिया। और उन गांवों के अंदर ये जो सामंत थे, बड़े जमींदार थे,
उनको हकाल दिया। उनकी सभी जमीनें 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उसका बंटवारा किया गरीब किसान और भूमिहीन खेतिहार मजदूरों के बीच। ऐसा कभी भी पूरे भारत के इतिहास में अब तक ऐसा कहीं भी हुआ नहीं था जो उस वक्त के कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा ने किया। कॉमरेड पी सुंदरैया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे, तो उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, दूसरे कई नेताओं थे। तो ये तेलंगाना का संघर्ष बहुत ही बड़ा। दूसरा बंगाल में जो बिहार तक चला गया, आसाम तक चला गया, कुछ हद तक उड़ीसा तक चला गया, वो था तेभागा का आंदोलन। ये किसानों का आंदोलन, जमींदारों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, अपने इसका 2/3 हिस्सा हमको मिलना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा आंदोलन, 5-6 साल तक यह आंदोलन चला और उसी आंदोलन ने बंगाल में वामपंथी आंदोलन के बढ़ोतरी की नींव उसने डाली। केरल के अंदर पुन्नप्र वायलार का आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर लड़ा गया, 400-500 शहीद हुए उसके अंदर। तिभागा के अंदर भी कई शहीद हुए। तो ये मलबार का आंदोलन, पुन्नप्र वायलार का आंदोलन केरल में बहुत बड़े आंदोलन हुए। आसाम में सुरमा वैली का आंदोलन, जो सुरमा खोरे बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा आंदोलन वहां किसान सभा ने किया। और महाराष्ट्र में कॉमरेड श्यामराव परुलेकर और कॉमरेड गोदावरी परुलेकर, इनके नेतृत्व में वारली नाम का जो आदिवासी ट्राइब है, उस ट्राइब का, ये जमात का बहुत बड़ा विद्रोह ये ठाणे जिले में उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर गुलामी के खिलाफ उन्होंने लड़ा और वो जीता। तो ऐसे बहुत बड़े आंदोलन ये उस वक्त किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में उस वक्त हुए। और उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे आजादी की संग्राम की जो घोषणा थी, जोतने वालों को जमीन मिलना चाहिए, उसके नाम पर मिलना चाहिए, ये इन सब सामंतशाही के खिलाफ, जमींदार शाही के खिलाफ ये सभी 4-5 आंदोलनों ने लैंड टू द टिलर, जोतने वालों को जमीन, इस नारे को बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में उठाने का काम किया। साथियों, इसके बाद और एक महत्वपूर्ण घटना जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, 1946 में 18 फरवरी को आखिर में ब्रिटिशों के सेना ने भी बगावत की। जो नौसेना है, ब्रिटिश नेवी, इन्होंने बगावत की। पहले मुंबई के बंदर में की, उसके बाद वो फैला कराची तक, मद्रास तक, कलकत्ता तक, विशाखापट्टनम तक। और इन सभी नौ सैनिकों ने यह तय किया कि अभी हम ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हम विद्रोह करते हैं। उन्होंने अपने जो गोरे अफसर है उनको गिरफ्तार कर दिया। अपने जो जहाज थे उसके ऊपर जो यूनियन जैक, इंग्लैंड का झंडा था, उसको नीचे उतारा। और कौन से 3 झंडे लगाए हर जहाज के ऊपर? एक तरफ कांग्रेस का झंडा, दूसरे तरफ मुस्लिम लीग का झंडा, और तीसरा भी झंडा लगाया कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा हर जहाज के ऊपर इन्होंने लगाया। ये 3 लोगों के झंडे उन्होंने लगाए। उसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये 9 सैनिकों के विद्रोह को समर्थन करने से इनकार कर दिया। उल्टा वल्लभ भाई पटेल ने तो उनको डांटा, ये आपको करने को किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, ये वापस ले लो। इस प्रकार के कांग्रेस का रवैया था। मोहम्मद अली जिन्ना का भी वही रवैया था। महात्मा गांधी का भी दुर्भाग्य से वही रवैया था। लेकिन उस वक्त एक ही पार्टी थी जिन्होंने ये भारतीय नौसैनिकों को पूरा समर्थन दिया, उनके बगावत को पूरा समर्थन दिया। और न सिर्फ शब्दों से समर्थन दिया, लेकिन मुंबई के
पूरे मिल मजदूरों को एक पूरे हड़ताल में उठाया और उसमें उतराया। पूरी तरीके से मुंबई के नव सैनिकों को, लाखों जो यहां के मजदूर थे वो रास्ते पर आ गए और उन्होंने हड़ताल करके ये नव सैनिकों को पूरा समर्थन दिया। उस वक्त ब्रिटिशों ने जो फायरिंग किया मुंबई में, कॉमरेड बीटी रणदिवे ने इसके बारे में किताब लिखी है। उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक 4 दिन के अंदर 250 से 300 लोग ब्रिटिशों ने गोली मारकर यहां हत्या कर दिए, ये नौदल के विद्रोह के अंदर। तो ये था, लेकिन उससे एक संदेशा गया, ब्रिटिशों को जरूर गया कि अभी इस देश को संभालना मुश्किल है। अभी आजादी देने के बजाय दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और ये नौदल के विद्रोह के बाद और ये दूसरे बड़े बड़े संघर्ष जिसके बारे में मैंने कहा, उसके बाद ब्रिटिशों ने फिर सत्तांतर का पूरा ये शुरू किया। दुर्भाग्य से ये पूरे दौर के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ये स्वतंत्रता संग्राम के अंदर इतना बड़ा त्याग करने के बाद, इतना बड़ा कुर्बानी देने के बाद, इतने बड़े संघर्ष करने के बावजूद इस आजादी के संग्राम के नेतृत्व में वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह था, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, सबसे बड़ा दमन ये कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर होता था और इसलिए पूरी पाबंदी थी। जेल में भेजते थे हजारों कम्युनिस्टों को और इसलिए जितना बड़ा एक जन आधार पूरे देश भर में मिलना चाहिए था, वो करने का मौका कम्युनिस्ट पार्टी को ये मिल नहीं पाया, इतने बड़े दमन के चलते। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए साथियों। और उसके बारे में कांग्रेस के ऊपर मैंने शुरुआत में कहा कोई पाबंदी नहीं थी, मुस्लिम लीग के ऊपर नहीं थी, आरएसएस के ऊपर नहीं थी। तो ये सब संगठन, इनके ऊपर कोई पाबंदी या कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर कोई दमन न होने के चलते वो आराम से वो काम करते रहे। आप जानते कांग्रेस का सम्मेलन हर दिसंबर महीने में ओपनली अलग अलग शहर में हुआ करता था। मुस्लिम लीग का सम्मेलन होता था, आरएसएस का होता था, हिंदू महासभा का होता था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन, एक मैंने कहा वो भी 1925 साल में कानपुर में, उसके बाद में पाबंदी लगी 1943 में मुंबई में। इतने ही 2 सम्मेलन ये पूरे आजादी के संग्राम के दौर में हुए। तो साथियों ये उसका ये है, सत्ता गई कांग्रेस की तरफ भारत में, सत्ता गई मुस्लिम लीग की तरफ पाकिस्तान में, लेकिन कौन से वर्गों की तरफ गई? पूंजीपति और जमींदार वर्गों के तरफ गई। साम्राज्यवाद के साथ जो सत्ताधारी थे उनके अच्छे संबंध थे, उनकी साठगांठ थी और इसलिए ब्रिटिशों का जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो कंपनियां हैं, उनको बरकरार रखा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सरकार भारत और पाकिस्तान में आने के बावजूद, यानी उसको कोई हाथ नहीं लगाया। ये था भारत के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। ये उसके चलते जो मैंने आपसे कहा कि शहीद भगत सिंह ने जो लिखा था, जिसको हम अलग शब्दों में कहेंगे कि गोरे अंग्रेजों से हाथ से सत्ता अगर गई, लेकिन काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता अगर आई तो इस देश का भविष्य नहीं बदलेगा। मजदूर किसानों को कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, मेहनत कशों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये जो भगत सिंह ने 1931 साल में जो कहा था वो सही आ गया 15 अगस्त 1947 में। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने 1949 में जो कहा था, ये भारत के संविधान, पूरे संविधान समिति को देते हुए वो भी इसी किस्म का उन्होंने कहा था कि आज हम ये संविधान हमारे देश को जब दे रहे हैं
तब एक बहुत बड़े अंतर्विरोध के अंदर के भारत के अंदर हम आज प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने इस संविधान से भारत की जनता को राजनैतिक आजादी जरूर दी, राजनैतिक समता जरूर दी, हर शख्स को मतदान का अधिकार हमने दिया ये संविधान के चलते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा, हमने सामाजिक समानता और आर्थिक समानता इस संविधान के तहत हमने हमारी जनता को नहीं दी, इसका हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर सामाजिक और आर्थिक समानता देने में अगर हम असफल रहे, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश की जनता जितने बड़े परिश्रम लेते हुए हम सभी संविधान समिति के लोगों ने यह संविधान तैयार किया है, उसको पूरी तरीके से जनता उसको तोड़ मरोड़ देगी। ये इशारा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने भी दिया है। साथियों, आज 2020 में हमको ये सब चेतावनियों को ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 73 साल की आजादी में चाहे कांग्रेस हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी हो, पिछले 6 साल से उसके पहले के 6 साल में, आज हम देखते हैं कि आज पूंजीपति और जमींदार वर्ग के नुमाइंदे के रूप में इन सभी ने काम किया है। साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ इन्होंने की है। इनकी बहुराष्ट्रीय निगम, इनकी वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, इन सब के साथ आज इनकी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों की साठगांठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी है? इसकी कीमत चुकानी पड़ी है मजदूर वर्ग को, किसान को, खेत मजदूरों को, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बहुसंख्य हिंदुओं को भी, जो आज मेहनत कश है, महिलाओं को सबसे ज्यादा, नौजवानों को, छात्रों को, ये सब जो शिक्षा, रोजगार, राशन, ये सब सवाल जो आते हैं उससे हम पता चलता है। लेकिन साथियों, अंतिम में एक बात कह के मैं पूरा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा पिछले 6 सालों में हमारे देश के आजादी के लिए जो निर्माण हुआ है, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी और आरएसएस का ये केंद्र सरकार, जिसके पूरे कारोबार को हमने ये पिछले 6 साल में देखा। पिछले 6-7 महीने के कोरोना के अंदर हमने देखा। और ये सरकार आज तक की आजाद भारत की सबसे बुरी सरकार है, सबसे प्रतिक्रियावादी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह हमारी पार्टी की बहुत क्लियर समझ है कि इस सरकार को हटाए बिना हमारा संघर्ष आगे नहीं चल पाएगा। और इस सरकार के खिलाफ हम क्यों हैं? ये पूरे मेहनतकश जनता के खिलाफ तो है ही। ये बड़े बड़े धनिक लोगों, पूंजीपति और जमींदार, इनके पक्ष में तो है ही, साम्राज्यवाद के पक्ष में है ही। लेकिन इसके आगे ये सरकार, बीजेपी की मोदी सरकार, आरएसएस की मोदी सरकार, इनका सबसे बड़ा हमला आज हमारे देश के जनवाद के ऊपर है, हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है, हमारे देश के आर्थिक सामाजिक न्याय के ऊपर है। जो हमने हाथरस के हमारी दलित, हमारी लड़की के बारे में जो केस है, इसके बारे में हमने देखा है, बहुत ही ताजी घटना, हम सब उसके खिलाफ में लड़ते हैं। तो ये पूरा मनुस्मृति का पूजा करने वाले, सांप्रदायिकता की पूजा करने वाले, बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अदानी की पूजा करने वाले ये जो लोग हैं, और मजदूर और किसानों के खिलाफ जो आज किसान विरोधी कानून, मजदूर विरोधी कानून पिछले महीने ये सरकार ने जो बनाया,
इससे बहुत जाहिर होता है कि ये पूरा हमारे संविधान को ही तोड़ मरोड़ना चाहते हैं। और इसलिए ये आजादी के अंदर, ये दौरान, ये जो पूरी आजादी जिसके हाथ में गई, जिनके हाथ के में सत्ता गई, इससे आज ये दौर हमारे सबके सामने आया है। इसलिए साथियों, इसके खिलाफ हमको आज लड़ना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त संघर्ष आज जनता का, न सिर्फ मध्य प्रदेश में, वहां तो आप जरूर कर रहे हैं और हमें उसके बारे में अभिमान है, हमें नाज है, लेकिन पूरे देश भर में आज ये संघर्ष को हमको आगे लेके जाना होगा। उसके साथ में शिक्षा लोगों की करनी पड़ेगी। जो हमारे क्रांतिकारक तत्व है ये लोगों तक लेके जाने होंगे और लोगों को भी इस मुताबिक उनकी जो क्रांतिकारी चेतना है वो हमको जगानी पड़ेगी। और उसके साथ एक मजबूत संगठन, हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तो है ही, लेकिन उसके पहले सभी हमारे जन संगठन, उसको बहुत बड़े व्यापक पैमाने से मध्य प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में एक जबरदस्त हमको वहां तक लेके जाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब काम आने के दिनों में जरूर आप सब करेंगे। मोदी सरकार के, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ पूरी ताकत मध्य प्रदेश की, न सिर्फ वामपंथियों की, लेकिन बाकी भी जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं, इन सब को इकट्ठा करते हुए आज हमारे मुख्य दुश्मन के खिलाफ, जिन्होंने ये आजादी के संग्राम में कहीं भी हिस्सा नहीं लिया था, मैंने बोला आरएसएस ने कहीं भी हिस्सा नहीं लिया, हिंदू महासभा ने नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने नहीं लिया, और महात्मा गांधी की हत्या करने तक इनकी पूरी मजल गई। तो ये सब जो देश के गद्दार है, इनके खिलाफ आज हमको हमारा जबरदस्त संघर्ष आगे के समय में आप सभी लोग बहुत ही जोरदार तरीके से करेंगे। इतना ही विश्वास रखते हुए मैं मेरे चंद शब्द यहां आप सभी को धन्यवाद बोलते हुए मैं पूरे करना चाहता हूं। धन्यवाद साथियों। लाल सलाम, इनकिलाब जिंदाबाद।